और वहाँ से लोग आना शुरू हो जाए, दुनिया में कोई अफरा तफरी फैल गई तो लोग पाकिस्तान आना चाह रहे थे। ओवरसीज पाकिस्तानी बेशुमार लोग पैसा लेके आए, यहाँ के जो असासे थे वो बहुत महंगे हुए। पाकिस्तान की जो टोटल वर्क फोर्स है उसका 7% जो वर्क फोर्स है वो रियल एस्टेट फ्राहम करता है, जो कि बहुत ह्यूज है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से इंडस्ट्री ना होने के बराबर है। ये जो अर्बन एरियाज के अंदर लोग रहने वालों की तादाद है वो 36% हो गई है, और जो कि आने वाले टाइम में मजीद बढ़ेगी। और ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर लोगों की डिमांड और रिक्वायरमेंट बढ़ने का, कि अगर गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को ओन ना किया और जो LDA, RDA, CDA इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी बाहसन तरीके से सरअंजाम ना दी तो फिर बेशुमार जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटियाँ बन जाएंगी और लोग वहाँ पे आबाद हो जाएंगे। तो इसीलिए रियल एस्टेट के अंदर इन होने का टाइम और आउट होने का टाइम बड़ा ही क्रूशल होता है। इस वक्त जो हम आपको कहते रहते हैं कि इस वक्त बाइंग टाइम है, क्योंकि ये बहुत नीचे है, स्लो डाउन हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान की टोटल GDP के अंदर 2% हिस्सा रियल एस्टेट का है। 32 अरब डॉलर की ये इंडस्ट्री है, जो कि पिछले साल के स्टैट्स के मुताबिक है। 200 इंडस्ट्रियाँ इस इंडस्ट्री के अंदर चलती हैं, और इस वक्त जो पिछले साल का जो डाटा था 1 करोड़ 3 लाख घर शॉर्ट है पाकिस्तान में। अगले साल 2025 तक ये नंबर बढ़ के जो नया डाटा आएगा 1 करोड़ 74 लाख पाकिस्तान में घर शॉर्ट होंगे। आने वाले सालों में रियल एस्टेट कैसा चलेगा या डाटा क्या बताता है, जो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो क्या बताते हैं, या पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है वो किस तरह से है, कुछ डाटा के साथ एक्सप्लेन करूँगा, कुछ आपको अदरवाइज लॉजिकल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। और हम कोशिश करेंगे कि अगले 26 साल जो रियल एस्टेट पाकिस्तान में कैसा चलेगा उसको हम सारे को समराइज करें, सम अप करें, ताकि आपको किसी भी किस्म का डिसीजन करने में आसानी हो। आइए इन तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री को क्या क्या थ्रेट्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके ऊपर। पाकिस्तान की जो टोटल वर्क फोर्स है उसका 7% जो वर्क फोर्स है वो रियल एस्टेट फ्राहम करता है, जो कि बहुत ह्यूज है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से इंडस्ट्री ना होने के बराबर है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जिसको पिछली हुकूमत ने बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया, एमिनिस्ट्री दी, वर्टिकल बिल्डिंग्स का रवाज दिया, और उस वजह से पाकिस्तान की जो ओवरऑल तरक्की है वो भी 6% पे चली गई। लोगों ने बहुत पैसा कमाया और अब लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना। पाकिस्तान का जो रियल एस्टेट का स्कोप है उसमें अर्बनाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर मैं बात करूं 1998 के जो स्टैट्स हैं उसके मुताबिक, तो अर्बन एरियाज़ के अंदर 32% लोग रहते थे और रूरल एरिया के अंदर 68% लोग रहते थे। लेकिन अब ये नंबर जो है चेंज हो गए हैं। पिछले कोई 20 सालों के अंदर ये जो अर्बन एरियाज़ के अंदर लोग रहने वालों की तादाद है वो 36% हो गई है, और जो कि आने वाले टाइम में मज़ीद बढ़ेगी। और ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर लोगों की डिमांड और रिक्वायरमेंट बढ़ने का। और अगर इसी रेशो के साथ ये जो अर्बनाइजेशन है होती रही, क्योंकि छोटे इलाकों के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं है, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, अच्छे जॉब्स के एरिया की रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे नहीं होती हैं, तो लोग अर्बन एरिया की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो ये आने वाले 26 सालों में ये 50-50% पे जाने का अंदेशा है कि 50% लोग अर्बन एरिया में चले जाएंगे और 50% जो है वो रूरल एरियाज़ के अंदर रह जाएंगे। जिस तरह से खुद रो के जो एरियाज़ हैं वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में डेवलप हो गए हैं, आने वाले टाइम में अंदेशा है कि अगर गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को ओन ना किया और जो LDA, RDA, CDA इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी बाहसन तरीके से सरअंजाम ना दी तो फिर बेशुमार जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटियाँ बन जाएंगी और लोग वहाँ पे आबाद हो जाएंगे। ये तो कुछ डाटा मैंने आपके सामने रखा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। अब असल में बात करते हैं कि अगले 26 सालों में पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट कैसा होने जा रहा है। अगर हम प्रीवियस 20 सालों का या 23 सालों का जिक्र करें
तो पाकिस्तान में तकरीबन 3 जो है वो बूम साइकिल्स आए जिसमें रियल एस्टेट बहुत बूम की, और तकरीबन 3 ही स्लो डाउन टाइम रहे। अगर मैं तेज़ी की बात करूं तो 2001 में जबकि 9/11 हुआ था, तो उस वक्त अमेरिका से पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बल्कि दुनिया भर से, उन्होंने सोचा कि दुनिया में अनरेस्ट हो रहा है तो हम अपने मुल्क का रुख करें, तो वो उन्होंने वहाँ से अपनी जायदादें बेची, पैसा लेके वो पाकिस्तान आए। जब वो पाकिस्तान आए तो यहाँ पे हाउसिंग की बहुत बड़ी नीड जो है ना वो क्रिएट हो गई। पाकिस्तान की जो उससे पहले कीमतें रियल एस्टेट की थी वो कोई जंप नहीं की थी, लेकिन 2001 में जब अफगान वार भी शुरू हो गई और वहाँ से लोग आना शुरू हो जाए, दुनिया में कोई अफरा तफरी फैल गई, तो लोग पाकिस्तान आना चाह रहे थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेशुमार लोग पैसा लेके आए, यहाँ के जो असासे थे वो बहुत महंगे हुए। उसके बाद फिर एक टाइम आया जब महंगाई बहुत बढ़ गई 2008 में, तो चीज़ें फिर स्लो डाउन की तरफ चली गई। 2014 में फिर जाके जो है ना वो तेज़ी देखने में आई 15-16 में, और फिर बेहतरीन जो है ना वो काम चला रियल एस्टेट का, कीमतें बहुत अप्रिशिएट हुई, महंगी हुई। फिर उसके बाद जो 2017-18 का टाइम आया तो फिर कीमतें नीचे की तरफ चली गई, एक टफ टाइम आ गया। यही जो आजकल हालात हैं, इसी तरह के हालात रहना शुरू हो गए। फिर जो इमरान खान साहब का जो दौर आया उसके अंदर उन्होंने पहले 1-2 साल तो नहीं, लेकिन दूसरे साल से फिर उन्होंने रियल एस्टेट को टारगेट किया, रियल एस्टेट को उन्होंने फोकस किया, उन्होंने देखा कि इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, और वैसा ही हुआ कि उन्होंने हर हफ्ते रियल एस्टेट सेक्टर की मीटिंग लेते थे और उसके ऊपर वो देन एंड देयर फैसले करते थे। टैक्सेशन को ईजी किया, एमनेस्टी स्कीम दी, वर्टिकल बिल्डिंग्स का रवाज दिया, तो फिर बहुत जो है ना वो कीमतें अप्रीशिएट हुई। लेकिन उसके बाद फिर जब ये रजीम चेंज हुआ तो फिर कीमतें स्लो डाउन की तरफ चली गई, जो कि अभी तक स्लो डाउन है कीमतें। अब इसमें ये मौजूदा हुकूमत जो है वो ये भी कोई एमनेस्टी लाने की बातें हो रही हैं। अगर कोई चीज़ ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसके इम्पैक्ट क्या होंगे वो तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन अगले अगर 25-26 सालों का जिक्र करें तो 3 से 4 हाई टाइम आएंगे, यानी बूम आएंगे, 3 से 4 बूम आने के चांसेस हैं, और 3 से 4 स्लो डाउन होंगे। होता क्या है, दरअसल जब बूम आता है तो फिर प्राइस जो है वो ओवर अप्रिशिएट हो जाती है। जब ओवर अप्रिशिएट हो जाती है तो उसके अंदर फिर करेक्शन रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए फिर वो स्लो डाउन हो जाता है। तो इसीलिए रियल एस्टेट के अंदर इन होने का टाइम और आउट होने का टाइम बड़ा एक क्रूशल होता है। इस वक्त जो हम आपको कहते रहते हैं कि इस वक्त बाइंग टाइम है, क्योंकि ये बहुत नीचे है, स्लो डाउन हुआ है। यहाँ पर अगर आप चीज़ खरीद लेंगे तो जब जैसे मिनिस्ट्री आ गई, IMF से पैसा आ गया, पाकिस्तान को डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया, तो फिर एक दफ़ा जो है ना वो कीमतें शूट अप करेंगी, और वो टाइम होगा कि जब आप चीज़ों को बेचें और बेच के आप प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि उस वक्त लोग ख़रीदना शुरू हो जाएंगे। आज लोग ख़रीद नहीं रहे, तो ये रियल एस्टेट के अंदर उम्मीद की जा रही है। अब इस पर बात करते हैं कि ये जो मैं अगले आने वाले 26 साल की बात कर रहा हूँ, उसका जो बेस है वो क्या है। देखिए, पाकिस्तान में ना कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें देखने की ज़रूरत है। जो मैंने अर्बनाइजेशन की बात की, वो आने वाले टाइम में फास्ट होगा अर्बनाइजेशन। दूसरी जो मैंने बात इस हवाले से आर्गूमेंट रखूँगा वो ये है कि पाकिस्तान यंग पॉपुलेशन है, और प्रीवियसली जो लोग थे उनके पास ज़्यादा कोई वो नहीं था, वो डिपेंडेंट थे अपने किसी न किसी के ऊपर। लेकिन ये जो यूथ है, ये यंग लोग हैं, ये ज़्यादा इंडिपेंडेंट जो है ना वो होने जा रहे हैं, बल्कि अभी ऑलरेडी हैं। पाकिस्तान में इमरान खान साहब के दौर में कोई $1 अरब की जो है ना वो IT एक्सपोर्ट हो रही थी, इस वक्त $3.5 अरब की IT एक्सपोर्ट हो रही है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तकरीबन 15 लाख के करीब फ्रीलांसर्स हैं कि जो घरों से बैठ के जो ना वर्क फ्रॉम होम करके बाहर चीज़ें बेच रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उसमें भी कोई 2-3 मिलियन का इजाफा हो गया है 2-3 सालों के अंदर ही, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के हालात हुए तो लोग बाहर जाके सेटल हो रहे हैं। आने वाले टाइम में वो लोग जब सेटल हो जाएंगे, और क्योंकि जाके एकदम कोई सेटल नहीं होता, उसमें 2-3 साल लग जाते हैं, जब वो सेटल डाउन हो जाएंगे तो वो अगेन पाकिस्तान में पैसा बेच सकेंगे। पाकिस्तान में जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि 1,78,00,000 यानी 2025 में एंड पे जाके 1,78,00,000 जो है ना वो हाउसिंग की नीड होगी। तो ये बहुत बड़ी नीड है जिसको फुलफिल करने के लिए इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। तो जब ये इन लोगों की हाउसिंग की नीड होगी तो ये अगेन पैसा जो है वो रियल एस्टेट में
इन्वेस्ट करेंगे और इससे फ़ायदा होगा। और इस वक्त जो जुदा सूरत हाल चल रही है, इसके अंदर हम हैवी डेट्स के अंदर हैं। अगर हम इसको सेटल डाउन करने में कामयाब हो जाते हैं किसी तरह से, पाकिस्तान की हुकूमत या स्टेट, तो उसके बाद एक अच्छा टाइम आने के चांस बन जाता है। मैं ये तो नहीं कहता, ना ही मुझे कहना चाहिए, ना ही मेरा ये यकीन है कि पाकिस्तान के साथ कुछ होगा, खुदा ना खास्ता, क्योंकि पाकिस्तान 75 सालों से किसी हुक्मरान ने नहीं चलाया, ये अल्लाह की ज़ात ने चलाया है। हुक्मरानों ने तो इसको लूटा और निचोड़ा और इसको जो है वो ख़राब ही किया है, क्योंकि हर हुक्मरान ने इसके ऊपर सीखा है। उसने गलतियां की, किक बैक्स लिए, रिश्वत ली, करप्शन किए और मुल्क का बेड़ा गर्क किया। और 100 ही जो डिक्टेटरशिप आए उन्होंने भी ऐसा ही किया। सब नाअहल थे, सब ने आके सीखा, उल्टे सीधे काम किए और आज कब्रों में है और मुल्क को जहाँ पहुँचा के चले गए। अगर मुल्क में जमहूरियत रहती तो ये रोने ना होते। जिस तरह हिंदुस्तान इकॉनमी उनकी स्ट्रांग हो रही है, $700 अरब के रिजर्व्स के ऊपर वो बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के भी हालात कुछ और होते अगर पाकिस्तान में जमहूरियत को चलने दिया जाता। जब जमहूरियत को चलने नहीं दिया जाता तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम जो है वीक हो जाता है। कोई भी सिस्टम जो है वो अगर प्रोसेस में रहता है ना तो वो स्ट्रांग होता है, उसमें कोई नई लीडरशिप इवाल्व होती है, लोग उनका एहतसाब करते हैं, फिर लोग नए लोगों को लेके आते हैं, फिर अच्छे लोग उस सिस्टम में आने की कोशिश करते हैं, तो इससे जो मुमलकत है या गवर्नेंस है वो बेहतर होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अकले कुलों ने, जिनकी जो समझते हैं कि वो अकले कुल हैं, उन्होंने नहीं चलने दिया, ये चीज़ नहीं होने दी, इस प्रोसेस को उन्होंने रोका। और अगर आज भी रोकेंगे तो ऑलरेडी अवाम का गमो गुस्सा और नफरत बहुत हाई लेवल पे चली गई है, उनके लिए ये बड़ा ख़तरनाक होगा। लेकिन क्योंकि वो उनका पैसा बहुत बनता है, उनका वो ऑडिट नहीं हो सकता, वो बहुत पैसा बाहर लेके जाते हैं, पापा जान लेते हैं, जजीरे लेते हैं, इस तरह की चीज़ें, तो उनका बहुत ज़्यादा स्टेक जो है वो इसके अंदर है और वो छोड़ना नहीं चाहते। जब तक कि अवाम मोबिलाइज ना हो, अवाम अवेयर ना हो, अवाम पॉलिटिकल अवेयरनेस ना रखे, तो इनसे हमारी जान नहीं छूटती। तो ये एक चैलेंज है जो कि हमें दरपेश है। लेकिन मैं अगर इस पर गौर करूं तो मुझे लगता है कि उनकी ग्रिप कमज़ोर हो रही है। मुझे लगता है कि ये जो 30 साल से 65% लोग जो 30 साल से नीचे हैं, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा लॉजिकल है, इनका वो सामना नहीं कर पाएंगे। और ये लोग सब समझ चुके हुए हैं, अभी सिर्फ एक चिंगारी सी लगनी है और उसके बाद ऐसा आग जलेगी कि ये लोग जो है ना वो तवे की हीट जो है उसको फेस नहीं कर सकेंगे, और इनकी इतनी अहलियत और कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी हीट जो है वो बर्दाश्त कर सकें। तो ये इस वक्त हम एक ख़ास सिस्टम के अंदर हैं जो कि आप समझ लें कि ये कितने देर और सर्वाइव करता है। ये जो सिस्टम है, ये जो नाहलों पे मबनी निज़ाम है, तो ये बहुत बड़ा बैरियर है पाकिस्तान की ग्रोथ के अंदर, पाकिस्तान में बाहर से पैसा आने के अंदर, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने के अंदर, क्योंकि चंद मखसूस लोगों का बहुत पैसा बनता है और बहुत बड़ी आवाम जो है उसके लिए मौके नहीं है। ऑलरेडी महंगाई का जो लेवल है वो बहुत ऊपर चला गया है। तो वापस रियल एस्टेट पे आते हैं, तो मुझे लगता है कि अगले आने वाले जो 25-26 साल हैं वो बहुत फैसला कौन होंगे, क्योंकि एशियन ममालिक जो है उनका दौर आ रहा है। दुनिया जो वेस्ट है उसका डिक्लाइन शुरू है ऑलरेडी, वहाँ पे और तरह की जंगें होने के चांसेस है और मसाइल आ रहे हैं। लेकिन हमने बहुत बुरा टाइम जो है वो गुजार लिया है। हिंदुस्तान ने हमसे पहले 90 में गुजार के तो वो स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस की तरफ चले गए। अब हमारी बारी है, अब हम यहाँ से इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ, इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे और उसमें रियल एस्टेट का जो सेक्टर है ये बहुत बूम करेगा। प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपको बताई उसमें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट जो है, एक अदारा है इस्लामाबाद में, उसने जो रिपोर्ट दी है उसने कहा कि $66 अरब का जो है ना सिर्फ 2 एरियाज के अंदर स्कोप है पाकिस्तान में, एक रियल एस्टेट है और एक एग्रीकल्चर। रियल एस्टेट का उन्होंने सिर्फ इस्लामाबाद की जो गवर्नमेंट की ओन प्रॉपर्टी है जो कि ऐसे पड़ी हुई है, उसको अगर रेंटल मॉडल पे डाल दिया जाए तो उन्होंने कहा बहुत बड़ी आमदनी 2.2 ट्रिलियन रुपीस की वहाँ से आमदनी सालाना आ सकती है। इसके अलावा उन्होंने रियल एस्टेट की बात की कि बीज को बेहतर करके वो किया जा सकता है। अदारे मौजूद हैं, वजारतें मौजूद हैं, उनके अंदर पूरी एक हायरार्की है और एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, लेकिन उसको फेल करके एक नया पैरेलल निज़ाम कायम करने की एक बीमारी है जो डिक्टेटरशिप को पिछले
70-75 सालों से है वो नहीं जा रही, क्योंकि उनको चाहिए कि उन अदारों को काम करें, उनको आप चेक कर लें, अगर आपने इतना ही आपके अंदर वो है, उनको चेक करें कि वो क्यों नहीं काम कर रहे। लेकिन वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो उस सिविल सोसाइटी के साथ जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते, उनकी डिक्टेटरशिप जो है वहाँ आके फेल हो जाती है, जबकि लोग आगे से सवाल करते हैं, लोग आर्गूमेंट रखते हैं, लोग आगे से अपनी राय और तजवीज़ देते हैं, तो वो उनको पसंद नहीं होती, तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर प्रोग्रेस नहीं होती। तो वो एक पैरेलल निज़ाम खड़ा करने की कोशिश करते हैं। मुशर्रफ ने भी किया, अयूब खान ने भी करने की कोशिश की, याह्या खान तो खैर कुछ कर ना सका। लेकिन बहरहाल यही बीमारी है इस निज़ाम के अंदर, जो हाइब्रिड सिस्टम मोहसिन नकवियों का लेके आए हुए हैं, इसके अंदर बहुत बड़ी बीमारी ये है कि ये डंग टपाऊ है, पॉलिसी है। थोड़ा अर्सा तो चल सकता है, कुछ महीने, साल भी नहीं, कुछ महीने चल सकता है, लेकिन जिस तरह से प्रेशर आ रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान ने पैसा देना है, तो वो उसमें अंदर पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका और हो रहा है, उसका वो है। तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है, मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर को तो दानिस्ता रोका गया है। हालांकि इसके अंदर एक वक्त में 31 अरब डॉलर पाकिस्तान में आ रहा था सालाना, तो आज जो वो 24 साढ़े 24 अरब डॉलर पे चला गया। तो इसका मतलब है 6-7 अरब डॉलर का जो बीच में गैप आया है, वो बैड गवर्नेंस के लिए की वजह से आया है, जनरल बाजवा की इन हरकतों की वजह से आया है, लोगों का जो पाकिस्तान पे ट्रस्ट ख़त्म हुआ है उसकी वजह से आया, और जो उसके ज़िम्मेदारान हैं उनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए कि जिन्होंने इतना बुरा पाकिस्तान का इतना बड़ा लॉस किया। क्योंकि अगर ये लॉस ना हो, ये पैसा इसी तरह जो ग्रो कर रहा था वो आता रहता, तो आज हम 31 अरब डॉलर के बजाय आगे 40 अरब डॉलर पे चले जाते, और हमारा जो प्रोग्रेस थी 6% पे थी, उसमें भी काफ़ी बेहतरी आती। और सबसे बढ़ के कि जब हम रशिया पे जा रहे थे, जब हम सारे लोगों के साथ इक्वलिटी की बुनियाद पे बात कर रहे थे, वो पाकिस्तान का सर्वाइवल था। लेकिन ये जो मौजूदा वक्त है ये ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, और वापस जो है जो पाकिस्तान का जो ट्रू पोटेंशियल और स्कोप है वो जो है दोबारा जो है ना वो सामने आएगा। और इस वक्त जो डाटा निकल के आ रहा है, जो नॉलेज इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, वो बहुत हैरान कुन है। और वो आप भी मुख्तलिफ ज़राए से आप सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान के पोटेंशियल को, और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कहाँ गलत हो रहा है और कहाँ मसाइल पैदा हो रहे हैं। देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर जो है ना, क्योंकि बुनियादी पिलर है किसी भी माशरे के अंदर, हाउसिंग नीड लोगों की बहुत बड़ी अहम नीड होती है। इसी मॉडल के ऊपर चाइना ने तरक्की की, ठीक है ना, इसी मॉडल के ऊपर अभी इंडिया तरक्की कर रहा है, वो मेट्रो सिटीज़ बना रहा है, ठीक है। उनका आने वाले 50 सालों के अंदर, इस वक्त 8 मेट्रो सिटीज़, आने वाले 25-26 सालों में 15 और मेट्रो सिटीज़ बना रहे हैं। हमें किसने रोका है? हम क्या अक्ल नहीं रखते? हम क्या इदराक नहीं रखते? हमारे क्या CDA, RDA, LDA नहीं है? लेकिन मसला ये है कि मोहसिन नकवी लगेगा या मोहसिन नकवी का बंदा लगेगा, तो इस तरह अदारे नहीं चला करते। ये मोहसिन नकवी का कैपेसिटी है ही नहीं कि जो हम इंडिया को कम्पीट कर सकें। इंडिया को कम्पीट करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम पूरे 25 करोड़ अवाम जो है उनको मोबिलाइज़ करें, और हम उन अदारों को काम करने दें, और उस वजह से हम आगे जाएंगे। एक फैक्टर पाकिस्तान जैसे मुल्क में और तीसरी दुनिया में ये भी होता है कि रियल एस्टेट लोग इसलिए भी ख़रीदते हैं कि ये ना एक इसमें इमोशनल उनकी अटैचमेंट और इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा अहम पहलू है। मैंने अर्ज़ किया ना कि जहाँ पे हमारे पास कारखाने नहीं है, बिजली नहीं है, हम कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते, वहाँ हमारे पास फिर इन्वेस्टमेंट के लिए आ जाके रियल एस्टेट आ जाता है। फिर हमारी यंग पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन को नए घर बनने हैं, उनकी नई ख़ानदान कुनबे आबाद होने हैं, उनको अपार्टमेंट्स और उनको घर और लिविंग चाहिए होगी। तो ये रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से आने वाले 20-25 सालों में रियल एस्टेट बहुत बूम करेगा। और दुनिया भर में ये हुआ, दुबई ने, मलेशिया, UK, US, दुनिया भर में। न्यूयॉर्क सिटी के बारे में आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वहाँ बिल्डिंग बना के बेचता था, और वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है फॉर द प्रेसिडेंट, प्रीवियसली प्रेसिडेंट वो रह चुका हुआ है। तो रियल एस्टेट इतना बड़ा यानी शोबा है कि पूरे दुनिया के ममालिक जो है इससे न सिर्फ इस्तेफादा करते हैं, बल्कि अपनी जो तरक्की की शरह है उसको उसके अंदर उनका बहुत बड़ा रोल है, और बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो जनरेट होता है। पाकिस्तान में इस वक्त 7% के करीब जो वर्क फोर्स है वो रियल एस्टेट में काम कर रही है। इसमें कैपेसिटी 15 और 20% से बड़े आराम से है। अगर इस सेक्टर को चलने दिया जाए तो 15-20% जो वर्क फोर्स है वो यहाँ खप सकती है। मुख्तलिफ बिल्डिंग्स बनती हैं, उसमें लेबर से लेके वाइट कॉलर से लेके इंजीनियरिंग स्टाफ,
से लेके 200 इंडस्ट्रियाँ जो ऑल टुगेदर चलती हैं। तो ये एक फिनोमिनल जो है ना वो सेक्टर है। और मैं आखिर में मलक रियाज और बहरिया टाउन की बात करूं कि जितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन मलक रियाज और बहरिया टाउन की है, इसके ऊपर मैं वैसे अलग वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि पाकिस्तान में अपनी अना की खातर किस तरह से जो कोई प्रोग्रेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको किस तरह से ख़राब किया जाता है। और ये पाकिस्तान का वतीरा है। अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से हम 75 सालों में यहाँ पहुँच गए हैं कि $1 अरब $2 अरब के लिए हम अगलों को भीख मांगते हैं। सारा टब्बर जाके हम जो है ना उनके कसीदे पढ़ते हैं, $1 अरब $2 अरब। अपने अवाम को हम रिस्पेक्ट दें, अपने अवाम को हम इनकरेज करें, अपने अवाम को अपनी अवाम अपनी औलाद की तरह होती है। अगर कोई हुक्मरान अहलियत के साथ हो तो वो अपनी औलाद को जब आप कॉन्फिडेंस देंगे, जब आप उनको रियलाइज़ करवाएंगे कि आप उनके पीछे खड़े हुए हैं, तो वो जो अपनी अवाम है वो तरक्की के लिए कोशिश करेगी, टैक्स ज़्यादा जमा करेगी, जो कि इमरान खान एहसास प्रोग्राम और वो लोगों को बता रहा था। इससे कौमें उठती हैं, इससे मुआशरों के अंदर प्रोग्रेस होती है। डंडा मार के, वीडियो बना के, लोगों को ज़दोकोप करके, डरा धमका के कोई तरह तरक्की नहीं हो सकी। वो नफूसत बढ़ती जा रही है। अल्लाह हमें इस नफूसत से हमारी जान छुड़ाए और पाकिस्तान ग्रो करे। टॉप 20 देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।